Hello and welcome to the Sardana Defense Academy. Today we are going to discuss about the geographical concepts. We have already discussed so many concepts of geography like universe, solar system, interior of earth, atmosphere, climatology. Now we are going to discuss topography. Topography is a part of geography where different landforms are discussed. तो टोपोग्राफी ज्योग्राफी के उस पार्ट को कहते हैं जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया जाता है. तो ज्योग्राफी में भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं. तो इन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर इसके अलावा हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोग ऑलरेडी विंड करेंट्स डिस्कस कर चुके हैं. विंड करेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ विंड करेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की, जैसे परमानेंट करंट, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड. तो अब हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टोपोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हम लोग जान लें. तो सबसे पहला टोपोग्राफिकल फीचर है आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरे हुए लैंड मास को आइलैंड कहा जाता है. जैसे कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड्स को अटॉल्स कहा जाता है, अटॉल्स. इसके अलावा आइलेट्स भी कहते हैं, स्कैरीज, केज और कीज भी कहा जाता है. तो जैसे फ्लोरिडा कीज यूएसए में फ्लोरिडा पेनिनसुला के नीचे एक आइलैंड की चेन है, इसे फ्लोरिडा कीज कहा जाता है, जो फ्लोरिडा स्ट्रेट के आसपास पड़ती है, क्यूबा और फ्लोरिडा पेनिनसुला के बीच में. तो ये फ्लोरिडा कीज कहा जाता है इन्हें. तो ऐसे ही जो रिवराइन आइलैंड्स होते हैं, मतलब रिवर्स में बने हुए आइलैंड, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इंडिया में है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है इंडिया में और इसका नाम है माजुली. ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये, आसाम में. तो माजुली इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. और वैसे अगर ओशन में जो आइलैंड्स होते हैं, इनमें सबसे बड़ा आइलैंड की बात की जाए तो ग्रीनलैंड इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का डोमिनेशन है. आप लोग एटलस में देखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड आपको दिखाई देगा. अटलांटिक ओशन में रिवराइन आइलैंड की बात करें, जो रिवर के अंदर सबसे बड़े आइलैंड्स बनते हैं, चारों तरफ वाटर मास होता है और बीच में लैंड मास होता है. तो माजुली आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और इसे आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट अब डिक्लेयर कर दिया गया है. तो इन रिवराइन आइलैंड्स को आयत या होम भी कहा जाता है. आर्चिपेलागो किसे कहते हैं? आर्चिपेलागो इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड. एक साथ कई सारे आइलैंड्स हों जो जियोग्राफिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हों या जियोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हों, इस तरीके के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है आर्चिपेलागो. जैसे फिलीपींस इज एन आर्चिपेलागो. इंडोनेशिया इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चिपेलागो, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, ये सारे आइलैंड्स. और इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे से आइलैंड्स. ये तो 4 मेजर बड़े आइलैंड्स हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, कालीमंतन. इन सब को मिला करके बनता है इंडोनेशिया. तो इसीलिए इंडोनेशिया को लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. अब हम लोग बात करते हैं पेनिनसुला की. तो जैसे कि आप ये इंडिया का ट्रायंगुलर पार्ट देख पा रहे हैं, ये जो इंडिया का ट्रायंगुलर पार्ट है, इसके तीनों तरफ पानी है, एक तरफ लैंड मास है. तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसे पेनिनसुला कहा जाता है. अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स is called peninsula. The word comes from the Latin piney insula.
मीनिंग ऑलमोस्ट एन आइलैंड। तो ये पूरी तरीके से आइलैंड नहीं है, ऑलमोस्ट एन आइलैंड है, तो इसीलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबिया। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबिया का पेनिनसुला, कवरिंग अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय द रेड सी। तो अगर आप अरेबियन पेनिनसुला को देखें तो इस टाइप का है ये वेस्ट में रेड सी से घिरा हुआ है, यहाँ पर रेड सी है अफ्रीका और अरेबिया के बीच में। ऑन द साउथ गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अदन एंड अरेबियन सी, एंड ऑन द ईस्ट बाय द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इस तरीके से चारों तरफ से, मतलब ऑलमोस्ट तीनों तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहा जाता है एरिया वाइज। इंडियन पेनिनसुला से भी अरेबियन पेनिनसुला बहुत बड़ा है। स्ट्रेट, अब हम लोग स्ट्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे हिंदी में जल संधि कहा जाता है, जल संधि। तो ये दो अलग अलग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और दो लैंड मास को सेपरेट करती है। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दो लैंड मास को सेपरेट करती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दो अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, ये दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, जबकि दो लैंड मास सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं जल संधि। इट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। मतलब दो अलग अलग वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है, दो अलग अलग लैंड मास को ये सेपरेट करती है। इट मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू a channel of water that lies between two land masses, but it may also refer to a navigable channel through a body of water that is otherwise not navigable. For example, because it is too shallow or because it contains an unnavigable reef or archipelago. तो बहुत सारे स्ट्रेट हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये इंडियन ओशन में है। अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, अलग करता है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ बेरिंग, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग, ये स्ट्रेट ऑफ बेरिंग जो है ये अलास्का और साइबेरिया इन दोनों को अलग करता है। अलास्का अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, साइबेरिया एशिया में है, रशिया में। तो आप कह सकते हो एशिया और अमेरिका को एक दूसरे से सेपरेट करता है, जबकि आर्कटिक सी और बेरिंग सी को इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है। आर्कटिक सी और बेरिंग सी को जोड़ता है, कनेक्ट करता है ये बेरिंग स्ट्रेट, जबकि एशिया और अमेरिका को सेपरेट करता है। तो इस तरीके से दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को इंटरकनेक्ट करती है, इसे कहते हैं स्ट्रेट। बहुत सारी फेमस स्ट्रेट्स हैं, ये नेविगेबल स्ट्रेट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन नेविगेबल स्ट्रेट्स भी हैं। इस्थमस ऑफ क्रा, तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है बीच में इस्थमस। इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मास otherwise separated by the sea. Unquestionably, two most famous are the Isthmus of Panama connecting North and South America and the Isthmus of Suez connecting Africa and Asia. तो यहाँ पर देखिए
दो लैंड मास को कनेक्ट करती है, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। अभी हम लोगों ने देखा था उल्टा था स्ट्रेट में, तो स्ट्रेट का अपोजिट कहलाता है इस्थमस। इसमें दो लैंड मास को कनेक्ट किया जाता है, वाटर बॉडीज को सेपरेट किया जाता है, इसे कहते हैं इस्थमस। वर्ल्ड की कुछ फेमस इस्थमस हैं, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा। ये इस्थमस ऑफ पनामा जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। ऐसे ही इस्थमस ऑफ सुएज जो है ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला टोपोग्राफिकल फीचर कहलाता है इस्थमस ऑफ सुएज। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला फीचर कहलाता है इस्थमस ऑफ पनामा। तो यहां पर देखिए बहुत माइन्यूट कनेक्टिंग लिंक है दो लैंड मासेस के बीच में, इसे कहते हैं इस्थमस। अपोजिट ऑफ स्ट्रेट इज कॉल्ड एज स्थमस। अब हम लोग गल्फ की बात करते हैं, तो देखिए गल्फ, बे, बाइट, ये ऑलमोस्ट हिंदी में इनके लिए एक ही वर्ड है जिसे कहा जाता है खाड़ी। खाड़ी, लेकिन गल्फ और बे में थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग गल्फ के बारे में। इट इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बेज। जैसे इंडिया के आप दोनों तरफ देखिए, एक तरफ गल्फ ऑफ कैम्बे है, खंबात की खाड़ी, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ इंडिया में बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आपको मिलेंगे। ये जो बे ऑफ बंगाल है इसे बे कहते हैं, है खाड़ी ही, लेकिन इधर खंबात में कैम्बे में गल्फ ऑफ कैम्बे है, इसे बे ऑफ कैम्बे नहीं कहते, और बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ बंगाल नहीं कहते। तो ये डिफरेंस होता है गल्फ और बे में। तो बे जो होती है यहाँ पर, ये बड़ी भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं गल्फ। यहाँ पर लैंड जो है ये पीछे रह जाता है, वाटर मास जो है ये लैंड जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और वाटर मास जो है ये पीछे रह जाता है। तो लैंड जो है वाटर को पीछे की ओर धकेलता है, तो लैंड यहाँ पर निकलता जाता है, वाटर पीछे की ओर आता जाता है, इसे कहते हैं गल्फ। जबकि बे में अपोजिट होता है, बे में वाटर मास जो होता है ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है और ये लैंड को पीछे खसीटता जाता है। लाइक बेज, they often make excellent harbors. Many important trading centers are located on gulfs. जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ ओमान है। तो और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं खाड़ी के, जैसे क्रीक है, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, इन सब के लिए एक ही वर्ड है हिंदी में, वो है खाड़ी। ऑल आर सेम इन नेचर बट डिफरेंट इन साइज। अंतर इनमें साइज का है, साइज की वजह से ये डिफरेंस आता है। केप, अब आपने नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप, केप कोमोरिन, केप वेर्दे। तो इंडिया में जैसे ये है, तो यहाँ पर बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर केप कोमोरिन है, इसे कन्याकुमारी कहते हैं, केप कोमोरिन। और अगर अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, जहाँ से वास्को डिगामा इंडिया आया था। केप ऑफ गुड होप, यहाँ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर केप वेर्दे है अफ्रीका में। तो ये केप होती क्या है आखिर? इट इज़ अ हाई पॉइंट ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू अ रिवर, लेक और ओशन। Some capes such as the Cape of Good Hope in South Africa are parts of large land masses. Others such as Cape Hatteras in the USA state of North Carolina are part of islands. Peninsulas are similar to capes. तो पेनिनसुला केप के जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर ये होता है केप एक छोटा सा एंड पॉइंट होता है, जबकि पेनिनसुला एक लार्जर लैंडमास है।
Most geographers consider capes to be smaller than peninsula. Capes are narrow features that just into a body of water. Peninsulas can be large and many are barely connected to the mainland at all. तो इस तरीके से जो केप्स होती हैं ये एंड पॉइंट होता है किसी भी पेनिनसुला का या किसी भी आइलैंड का या किसी भी लैंड मास का। तो केप्स नाम दिया जाता है एंड पॉइंट को। कुछ केप्स जो होते हैं लार्जर लैंड मासेस होते हैं, जबकि कुछ बहुत ही ज़्यादा नैरोअर लैंड मासेस होते हैं, जैसे केप ऑफ गुड होप है इंडिया में, केप कोमोरिन है जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, केप वेर्दे है, बहुत सारे हैं। टोपोग्राफी, हम इतनी देर से टोपोग्राफी करते हैं, चलिए टोपोग्राफी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। It is a field of geoscience and planetary science comprising the study of surface shape and features of the earth and other observable astronomical objects including planets, moons, asteroids। तो मून की भी टोपोग्राफी होती है, एस्टेरॉइड की भी टोपोग्राफी होती है, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं सबकी अपनी अपनी टोपोग्राफी है। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस फीचर्स। It is also the description of such surface shapes and features, especially their depiction in the maps। जैसे यहाँ पर ये प्लेन है, ये वैलीज हैं, ये लेक्स हैं, ये रिवर्स हैं, ये हिल्स है, माउंटेन्स है, ये टेरेन्स हैं। तो ये सरफेस एरिया में अलग अलग फीचर्स हैं। इन अलग अलग फीचर्स को, इन अलग अलग लैंड फॉर्म्स को, सरफेस एरियाज को स्टडी करना कहलाता है टोपोग्राफी। So topography is the geoscience or planetary science which observe different surface areas or land masses of Earth or other planets। Relief, तो रिलीफ फीचर्स किन्हें कहा जाता है? रिलीफ फीचर्स जो होते हैं ये ओशन एरिया में होते हैं, बिलो दी ओशन सरफेस होते हैं, मतलब बॉटम ऑफ द ओशन सरफेस इज कॉल्ड एज रिलीफ फीचर। इन जियोग्राफी रिलीफ refers to the highest and lowest elevation points in an area. Mountains and ridges are typically the highest elevation points, while valleys and other low-lying areas are the lowest। तो इन हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स को रिलीफ फीचर्स कहा जाता है। अब जैसे हम लोग ओशन के अंदर भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया में यहाँ ओशन है, तो ओशन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, सी माउंट्स होंगे जिन्हें हम लोग माउंटेन्स कहते हैं, सी माउंटेन्स, तो ये सी माउंट्स कहलाते हैं। वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये एबिसल हिल है, ये एबिसल हिल, और एबिसल प्लेन इसे कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज ये है, मिड ओशनिक रिज ये फॉर्म होती है, सबमरीन कैनियन, वॉल्केनिक आइलैंड, ये सब ओशन के अंदर सरफेस एरियाज या रिलीफ फीचर्स कहलाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। जब ओशन लैंड से टकराता है तो यहां पर देखिए ये कॉन्टिनेंट है, ओशन में पानी यहां तक भरा हुआ है, ये ओशन है, ये बॉटम है ओशन का, तो इस बॉटम को कहते हैं एबिसल प्लेन। ये बॉटम कहलाता है एबिसल प्लेन। अब इस बॉटम से जब ऊपर उठेंगे तो ऊपर उठने वाला कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है, कॉन्टिनेंटल राइज। अब कॉन्टिनेंटल राइज से जब और ऊपर आएंगे तो ये कहलाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप से और ऊपर आएंगे जहां पर ओशन का पानी और कॉन्टिनेंट मिलते हैं तो ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये डिफरेंस होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज में। और एबिसल प्लेन तो आपको पता ही है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन सरफेस इज कॉल्ड एज एबिसल प्लेन। तो ये सारे रिलीफ फीचर्स हैं ओशन के अंदर के। तो ओशन के अंदर भी रिलीफ फीचर्स होते हैं और लैंड पर भी रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे माउंटेन हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है तो ये रिलीफ फीचर है। मिड ओशन एक रिज, ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, तो ये भी एक रिलीफ फीचर है। एक्वीफर्स, एक्वीफर्स कहते हैं जहां पर लैंड में पानी भरा हो, जैसे रिवर का पानी है या पॉन्ड का पानी है या लेक का पानी है, तो इन्हें एक्वीफर्स कहा जाता है। एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर सरफेस यूज, तो जो सरफेस यूज के लिए हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं पानी, अंडरग्राउंड वाटर, इस अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को कहा जाता है एक्वीफर। जैसे ये लेक है, ये लेक एक्वीफर है, रिवर है, रिवर एक्वीफर है, तो इन्हें एक्वीफर्स कहा जाता है। जितने भी वेटलैंड्स हैं, इन वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, तो ईरान में रामसर में 1971 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ। इस रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स और एक्वीफर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। तो जितने भी रामसर साइट्स होती हैं वो रामसर साइट्स वेटलैंड्स और एक्वीफर के प्रोटेक्शन के लिए ही डिक्लेयर की जाती हैं अंडर रामसर कन्वेंशन 1971। आर्चीपेलागो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स। जैसे ये अंडमान निकोबार हैं, तो ये अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये अंडमान निकोबार आर्चीपेलागो कहलाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपेलागो है इंडोनेशिया, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जैसे कालीमंतन, जावा, बाली, बोर्नियो, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आइलैंड्स की एक ग्रुप ऑफ चेन्स है, इसे अंडमान निकोबार कहते हैं, तो ये आर्चीपेलागो है। यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आर्चीपेलागो है। अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज आर्चीपेलागो। An archipelago sometimes called as an island group or island chain, cluster or collection of islands, or sometimes a sea containing a small number of scattered islands. Atoll, a circular coral reef that encloses a shallow lagoon. ये देखिए ये कोरल रीफ है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। इस कोरल रीफ को बिटवीन द ओशन कॉल्ड एज अटॉल। एन अटॉल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ island or series of islands. An atoll surrounds a body of water called a lagoon. Sometimes atolls and lagoons protect a central island. तो यहाँ सेंट्रल आइलैंड को प्रोटेक्ट करता है अटॉल या लगून। कॉल्डेरा, ये देखिए ये कॉल्डेरा की इमेज है, ये एक वॉल्केनो का माउथ है। इस वॉल्केनो के माउथ में अब बहुत सालों से, हजारों सालों से कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, इसका मैग्मा पाइप ठंडा पड़ गया है। तो अब ये एक वाटर को कंटेन करने के लिए, जो रेन वाटर होता है उसको कंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा सा वेंट बन गया है, तो इसे कहते हैं कॉल्डेरा। अ बाउल शेप्ड सर्कुलर डिप्रेशन caused by the destruction of the peak of volcano is called caldera. Crater Lake, Oregon is a caldera and not a crater. तो जो ओरेगॉन यूएसए में क्रेटर लेक है ये कॉल्डेरा है, ना कि क्रेटर। देखिए ये वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो का ये माउथ है, तो ये
माउथ में जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं क्रेटर, और जो साइड वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है कॉल्डेरा। तो जब वॉल्केनो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो एक्सटिंक्ट हो जाने पर उसके माउथ में पानी भरने लग जाता है और उस पानी भरे हुए एरिया को लेक कहने लगते हैं, तो उसे क्रेटर लेक कहते हैं या कॉल्डेरा लेक कहते हैं। तो जैसे क्रेटर लेक है ओरेगॉन में यूएसए में, ये एक्चुअली कॉल्डेरा है, इसे क्रेटर नहीं कहा जाता। तो क्रेटर किसे कहा जाता है? फ्रॉम एक्सप्लोजन्स ऑफ मटीरियल आउट ऑफ द वेंट एंड द कोलैप्स ऑफ मटीरियल बैक इनटू वेंट इज कॉल्ड एज क्रेटर। तो ये वॉल्केनो का जो माउथ होता है, इस माउथ से जब एक्सप्लोजन से चीज़ें बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद वापस जब एक्सप्लोजन ख़त्म होता है तो ये चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, तो ये वाला पार्ट, वेंट वाला पार्ट कहलाता है क्रेटर। जबकि कॉल्डेरा जो है ये मच लार्जर डिप्रेशन है दैट फॉर्म्स व्हेन मैग्मा चैम्बर एम्प्टीज एंड इट्स रूफ कोलैप्सेस। ये जब वॉल्केनो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो मैग्मा चैम्बर जो है, मैग्मा पाइप, ये खाली हो जाता है और इसका जो मुंह है ये खुद ही टूट फूट करके उसके अंदर घिर जाता है, तो ये एक बड़ा एरिया फॉर्म कर जाता है। तो ये इसे कहते हैं कॉल्डेरा। तो क्रेटर और कॉल्डेरा में डिफरेंस होता है। इंडिया में क्रेटर लेक है, इंडिया में एक क्रेटर लेक है, ये क्रेटर लेक है लोनार लेक, महाराष्ट्र में है, जिस मुंबई में पानी लोनार लेक के ही थ्रू सप्लाई होता है। तो ये लोनार लेक क्रेटर लेक है जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बन गई थी और अब वो ख़त्म हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है वॉल्केनो, तो उसमें पानी भर गया है, तो उसे कहते हैं लोनार लेक। इंडिया की एक ही क्रेटर लेक है लोनार लेक। अभी हम लोगों ने जो ओरेगॉन में डिस्कस किया था, ये ओरेगॉन यूएसए में, इसे क्रेटर लेक नहीं कहते, ये है कॉल्डेरा लेक। तो अब आपको क्रेटर और कॉल्डेरा में डिफरेंस समझ में आया होगा। कॉल्डेरा एक बड़ा रीजन होता है जब जो वॉल्केनो का वेंट है, वॉल्केनो का जो माउथ है, यही टूट फूट करके वॉल्केनो में गिर जाए और उसका पूरा मैग्मा पाइप खाली रहे, तो ये बड़ा सा एरिया जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं कॉल्डेरा। जबकि क्रेटर जो होता है ये मैग्मा के एक्सप्लोजन से, फिर एक्सप्लोजन के बाद जब ये एक्सप्लोजन का मैग्मा सबसाइड हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो इसे कहते हैं क्रेटर। इसमें माउथ टूट फूट करके नहीं गिरता। क्रेटर लेक, अ क्रेटर लेक इज अ वाटर फिल्ड डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय अ वॉल्केनिक क्रेटर और कॉल्डेरा। लोनार लेक is India's greatest example of crater lake. It is one of only 4 known hypervelocity impact craters in basaltic rock on the planet. दुनिया में केवल 4 ही मेजर क्रेटर लेक्स हैं और उनमें से एक भारत में है। Precipitation, underground water circulation और मेल्टिंग आइस कैन ऑल प्रोवाइड वाटर इनटू दिस क्रेटर लेक। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वॉल्केनिक माउथ के चारों तरफ यहाँ पर पानी भर गया है, चाहे वो प्रेसिपिटेशन का हो, रेन वाटर का हो, चाहे वो आइस मेल्टिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो ये पानी भरने से जो लेक फॉर्म होती है इसे क्रेटर लेक कहा जाता है। दुनिया में 4 ही मेजर क्रेटर लेक्स हैं, जिनमें से एक लेक भारत की है जिसे लोनार लेक कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में है। कार्टोग्राम, तो कार्टोग्राम या कार्टोग्राफ इज द स्टडी ऑफ मैप। मैप की स्टडी करना, जैसे इंडिया का ये मैप है, इस मैप की अगर हम स्टडी करें तो इसे कार्टोग्राम कहा जाएगा। अ मैप दैट इज अ डायग्राम यूज्ड टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। A common cartogram shows the countries of the world with the size of the country representing its population. तो जब हम लोग मैप को स्टडी करते हैं, दिस स्टडी कॉल्ड एज कार्टोग्राम, और जब मैप को ड्रॉ किया जाता है तो ड्राइंग ऑफ मैप इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफ। सेंसस, तो सेंसस और कार्टोग्राफ में क्या डिफरेंस है?
सेंसस एंड इन्वेस्टिगेशन और काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन। जब हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं तो उसे सेंसस कहा जाता है। ये ज्योग्राफिकल फीचर भी है, इकोनॉमिक फीचर भी है। तो सेंसस हर साल इंडिया में होता है, हर 10 ईयर्स पर इंडिया में सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। वैसे सबसे पहला सेंसस 1872 में हुआ था, जिसे लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट कराया था, लेकिन ये सिस्टमैटिक सेंसस नहीं कहा जाता। सिस्टमैटिक सेंसस 1881 से स्टार्ट हुआ, इसे लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट कराया इंडिया में, और इसीलिए फादर ऑफ सिस्टमैटिक सेंसस इन इंडिया लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। और फिर 1881 के बाद से हर 10 साल पर इंडिया में सेंसस होता है। अभी 16th सेंसस इंडिया में चल रहा है, ये 2021 का सेंसस है। इसके अभी टेंटेटिव डाटाज आने बाकी हैं, हो सकता है 2023 तक इसके टेंटेटिव डाटाज आ जाएं। तो ये होता है सेंसस। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस ये होता है कि वेदर जो है सडन चेंज इन एटमॉस्फेयर है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। बहुत कम समय के लिए जो सडन चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में उन्हें वेदर कहा जाता है। जबकि इसी वेदर कंडीशंस में जब लॉन्गर टाइम में चेंज होते रहते हैं तो इसे क्लाइमेट कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट फिक्स होता है और ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और टेम्परेट क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, तो ये हमेशा सेम रहेंगे, लंबे समय तक एक ही जैसे रहेंगे, तो इन्हें क्लाइमेट कहा जाता है। क्लाइमेट का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जर्मन रशियन साइंटिस्ट कोपेन ने किया था 1918 में, और वही कोपेन का क्लासिफिकेशन आज तक 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं वही फॉलो होता। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है और ये जो है ये सी लेवल है, ये सी लेवल है। तो यहाँ ये जो हल्का सा स्लाइट स्लोप है इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अंडर द वाटर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। अब जो सडन चेंज आता है ये सडन स्लोप कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। फिर इसके नीचे जो एक ऑब्लेट लेवल है जहां पर बॉटम ऑफ सी लाई करता है इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ये प्लेन जो है इस प्लेन को एबिसल प्लेन कहा जाता है, एबिसल प्लेन कहा जाता है। बॉटम ऑफ सी लेवल या बॉटम ऑफ ओशन को एबिसल प्लेन कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंट्स को और ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर। द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इनटू द ओशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ लैंड वुड बी एक्सपोज्ड इफ सी लेवल ड्रॉप्ड। अगर सी लेवल ड्रॉप होता है तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई देने लग जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो एक जर्मन जियोग्राफर थे अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये सोचा कि कैसे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के लिए उन्होंने थ्योरी दी। इस थ्योरी को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में अर्थ पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, और इन्होंने कहा कि एक ही सुपर ओशन था और इस सुपर ओशन का नाम दिया इन्होंने पेंथालसा। फिर इन्होंने कहा कि ड्यू टू नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, अब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है तो रोटेशन की वजह से अर्थ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ में 2 आइलैंड्स बन गए। अर्थ का जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये टूट गया, पैंजिया टूट गया, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसे नाम दिया गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और साउथ में इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में ये 2 आइलैंड्स में पैंजिया टूट गया।
फिर इसमें नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुई। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट में गोंडवाना लॉरेशिया की प्लेट से टकराने लगा और टकराने की वजह से जो बीच में पेंथालसा का पानी भरा हुआ था, ये पानी तो पहले रुक गया और एक सी बन गया जिसे टेथिस सी नाम दिया गया। ये टेथिस सी जो था पेंथालसा का ही पानी था। फिर धीरे धीरे गोंडवाना की प्लेट और तेजी से टक्कर मारने लगी लॉरेशिया को, तो ये टेथिस सी भी खत्म हो गया और नीचे से एक प्लेट ऊपर की ओर आ गई जो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन करने लगी। और हिमालय माउंटेन में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हर्ब्स पाई जाती हैं वो इसी वजह से पाई जाती हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन टेथिस सी से हुआ है, जो कि एंशियंट ओशन पेंथालसा का पानी था और उसमें बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट मिनरल्स थे जो हिमालय पर पाए जाते हैं और उसी की वजह से हिमालय पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हर्ब्स पाई जाती हैं, औषधियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। तो वो उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए ये लॉजिक दिया। फिर उन्होंने कहा कि टक्कर तो हो गई गोंडवाना की लॉरेशिया से, फिर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुई और वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होने से ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से अलग हो गए और इस तरीके से 5 कॉन्टिनेंट्स बन गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो ये इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोपाउंड की एल्फ्रेड वैगनर ने, लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया गया कि केवल गोंडवाना प्लेट में ही क्यों नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुई। अगर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होनी थी तो दोनों कॉन्टिनेंट में होती, नॉर्थ में लॉरेशिया में और साउथ में गोंडवाना में, दोनों में नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होती, एक ही में क्यों हुई। फिर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुई तो केवल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ही क्यों अलग हुए, ये भी तो अलग होने चाहिए थे तब, यहां पर भी तो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो सकती थी इधर। तो उन्होंने ये इस टाइप से जो थ्योरी दी, इसके बहुत सारे क्रिटिक्स हैं और इसी वजह से एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर एक नई थ्योरी इवॉल्व की गई जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इसमें कहा गया है कि हैरी हैस और अदर साइंटिस्ट ने मिलकर के ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें इन्होंने कहा कि 7 मेजर प्लेट्स थीं अर्थ पर, 20 माइनर प्लेट्स थीं। ये 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स आस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट होती हैं और फ्लोट होने पर जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन की वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस की वजह से वैली बनती है, वैली या गल्फ या बे, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। डेमोग्राफी, ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डेमोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स सच एज बर्थ, डेथ्स, डिजीज इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। जब भी पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये डेमोग्राफी कहलाएगा। दिस स्टडी इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। डेंसिटी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट एरिया सच एज पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम सेंसस में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सेंसस में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, इसे पर स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया, पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन पर पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बंगाल और बिहार में, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। 1 किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन में। डेजर्ट जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हायर इवेपोरेशन एंड लेसर प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज डेजर्ट। An area with little precipitation
or where evaporation exceeds precipitation and thus includes sparse vegetation। जहाँ पर प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है ज्योग्राफिकल टर्म में बारिश होना, और इवेपोरेशन का मतलब है कि पानी सूख करके वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाए। तो जब प्रेसिपिटेशन कम है, इवेपोरेशन ज़्यादा है, तो ये एरिया डेजर्ट कहलाता है। कोल्ड और हॉट, ये दो टाइप के डेजर्ट्स होते हैं। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ फॉर्म्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इकोलॉजी है। ये जो गर्ल है ये प्लांट लगा रही है, ये प्लांट बड़ा हो रहा है, ट्री में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीनरी डेवलप हो रही है, जबकि ये जो बॉय है ये पेड़ काट रहा है, इंडस्ट्री फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इकोलॉजी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ फॉर्म एंड एनवायरनमेंट। अब वो लाइफ फॉर्म में एनिमल और प्लांट भी आते हैं। एनिमल और प्लांट की स्टडी के साथ साथ एनवायरनमेंट ये स्टडी करना इकोलॉजी का पार्ट होता है। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, तो ये एक फीचर है क्लाइमेटोलॉजी में जिसे एनसो इफेक्ट कहा जाता है। एनसो इफेक्ट, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो जो है ये ओशन करंट है, हॉट ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। तो ये जो एल नीनो है, जब ये एल नीनो चलती है तो इसकी वजह से लैंड पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, और उस लो प्रेशर बेल्ट को कवर करने के लिए उसके आसपास से हाई प्रेशर करंट आती हैं उसको कवर करने के लिए। तो उसकी वजह से अब इंडिया में, जैसे ये अफ्रीका का मैप है, ला नीना जो है ये ला नीना कोल्ड होती है, ठंडी होती है। एल नीनो जो है ये वार्म होती है, गर्म होती है। तो जब ये एल नीनो चलती है तो हमारे इंडिया का मानसून यहाँ पर डेविएट हो जाता है, और इंडिया में बारिश करने की बजाय ये अफ्रीका के बगल में यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया का मानसून जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इंडिया में कम बारिश होती है एल नीनो की वजह से। जब ला नीना आता है तो ला नीना की वजह से यहाँ पर सूदिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, और यहाँ मानसून इंडिया है तो मानसून इंडिया में एंटर कर जाता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनने से और ज़्यादा वाइब्स इंडिया में आने लगती हैं। तो इंडिया का जो मानसून है वो डबल हो जाता है और बहुत अच्छा मानसून आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब ला नीना अफ्रीका में आता है। Periodic warming of ocean waters in the eastern Pacific Ocean which affects global weather patterns. Epicenter, the point on the Earth's surface directly above the hypocenter where the energy of an earthquake is first released. तो जब भी कहीं किसी भी जगह पर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है जहाँ से ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये अर्थ सरफेस के नीचे होता है, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर नीचे, तो इसे कहते हैं एपिसेंटर, जहाँ से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहली बार। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स जब ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो, तो इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। जैसे ये सन है और सन ऑलमोस्ट 12 में से 8 महीने इक्वेटर के आसपास ही रहता है। तो जब एग्जैक्ट इक्वेटर पर होगा, 21 मार्च को एग्जैक्ट इक्वेटर पर होता है, तो इसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। जब 23 सितंबर को फिर से दूसरी बार सन इक्वेटर पर आता है तो इसे ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये 2 इक्विनॉक्स होते हैं पूरे साल भर में। इरोजन, फोर्सेस दैट शेप द अर्थ सरफेस इंक्लूड्स वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन होता है कि जब लैंड फॉर्म झड़ने लगता है, जैसे हवा चल रही है और हवा की वजह से रेत उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाए, तो इसे इरोजन कहते हैं। जब हवा चलती है तो माउंटेन्स भी थोड़े बहुत उड़ करके उनकी जो सैंड है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, तो ये इरोजन कहलाता है। तो वाटर की वजह से इरोजन होता है, विंड की वजह से इरोजन होता है, आइस की वजह से इरोजन होता है। ग्लोबल वार्मिंग,
greenhouse effect, the theory that the temperature of the atmosphere and increase due to the increase in gases such as carbon dioxide। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं कि जब आपने देखा होगा नर्सरी होती है, प्लांट नर्सरी, उस प्लांट नर्सरी को ग्रीन कपड़े से या ग्रीन ग्लास से कवर कर दिया जाता है और जब आप उसके अंदर जाएं तो बहुत गर्मी फील होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब मिला करके ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के बनने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये जब राइज़ होता है तो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन की जो आइस है ये मेल्ट होने लगती है और इस आइस के मेल्ट होने से सी लेवल राइज होने लगता है। सी लेवल राइज होने से जो आइलैंड्स हैं या जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये सबमर्ज होने लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो हो सकता है हमारा मुंबई आगे आने वाले 100-200 वर्षों में डूब जाए इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक क्राइटेरिया निकाला है कि ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल एरा से कम करना होगा और ये प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये 2% हो जाएगा 2050 तक तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये घटनाएं होंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, the analogy used to describe the ability of gases in the atmosphere to absorb heat from the earth surface। ये सन की हीट एब्जॉर्ब करने वाला जो सिस्टम है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नहीं हो पाता और इस वजह से रेडिएशन प्रॉपरली नहीं हो पाता और अर्थ सरफेस गर्म हो रही है एंड दिस वार्मिंग इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। हरिकेन इज अ काइंड ऑफ वेट साइक्लोन which is persist into the American continent, a tropical storm that contains wind of at least 74 miles per second, also known as a cyclone in the northern India and a typhoon in the western Pacific Ocean। तो इसे इंडियन ओशन में साइक्लोन कहा जाता है या चक्रवात कहा जाता है, जबकि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में चाइना और जापान में टाइफून कहा जाता है हरिकेन को। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे वाटर साइकिल भी कहा जाता है। वाटर साइकिल क्या होती है कि ओशन का पानी सन एनर्जी से, सोलर एनर्जी से इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है। ये क्लाउड्स कंडेंस होते हैं, बारिश करते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। ये बारिश का पानी रिवर्स के थ्रू लेक्स में और पॉन्ड्स में आता है, फिर ये इवेपोरेट होता है, फिर ये क्लाउड में कन्वर्ट होता है। तो ये चलता रहता है और इसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड लैंड, द ओशन एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Jet streams, the high altitude high speed air current in the tropopause is called as jet stream। तो देखिए एटमॉस्फेयर में हम लोग ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ट्रोपोपाज पाया जाता है, ट्रोपोपॉज पाया जाता है। ये जो ट्रोपोपॉज है इसकी जो ऊंचाई है अर्थ सरफेस से ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से बहने वाली हवाएं होती हैं, यूनी डायरेक्शनल स्ट्रीम्स, विंड करंट्स, इन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स। ला नीना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट इज़ एन स्पेनिश वर्ड। नीना इज स्मॉल बॉय
small boy, sorry, small girl. Nina is the Spanish word which means small girl, and Nino is the boy. तो El Nino is the small kid, small boy. La Nina is the small girl. तो ये गर्ल जो होती है ये बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ठंडी करंट होती है, विंड, ओशन करंट. अ पीरियोडिक कूलिंग ऑफ द ओशन करंट इन द पैसिफिक ओशन विच अफेक्ट्स ग्लोबल वेदर पैटर्न्स. तो अभी हम लोगों ने देखा था ला नीना और अल नीनो का इफेक्ट. एंड सो लैगून, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ओशन करंट है, ये ओशन है, ओशन के ऊपर ये लैंड निकल आया है, और लैंड निकलने से पहले ये पूरा ओशन का पानी यहाँ था. तो अब लैंड निकलने की वजह से ओशन का पानी अब बढ़ गया है. तो ये जो पानी चारों तरफ से घिरे हुए लैंड मास के बीच में है, इसे लैगून कहा जाता है. अ स्मॉल शैलो बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन अ बैरियर आइलैंड और कोरल रीफ and the mainland, also a small body of water surrounded by an atoll is called as lagoon. तो ये देखिए ये ओशन है, ओशन के बीच में यहाँ पर लैंड मास निकल आया है, अटॉल निकल आया है, और फिर ये वाटर बॉडी है. तो इस टाइप के वाटर बॉडी को कहा जाता है लैगून. लिथोस्फीयर, द सॉइल एंड रॉक लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. जब हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ डिस्कस किया था तो लिथोस्फीयर डिस्कस किया था. यहाँ क्रस्ट, मेंटल और कोर, अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. क्रस्ट में ये जो पार्ट है इसको सॉइल और रॉक से बनाया जाता है, तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है. डेल्टा, ये देखिए रिवर का पानी ओशन से मिलने आ रहा है, और जब ये रिवर का पानी माउंटेन से होते हुए ओशन से मिलने आता है तो अपने साथ ये माउंटेन का इरोजनल डिपॉजिट भी लेकर के आता है, और यहाँ पर डिपॉजिट करता जाता है. बिल्कुल ओशन और कॉन्टिनेंट यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर ये डिपॉजिट करता जाता है, तो इसे कहते हैं डेल्टा. हमारे, अगर आप इंडिया को ऑब्जर्व करें तो इंडिया का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है. बे ऑफ बंगाल की तरफ इंडिया का ढाल बहुत ज़्यादा है, उठा हुआ है. तो वेस्टर्न साइड में उठा हुआ है, ईस्टर्न साइड में दबा हुआ है. तो इसीलिए जितनी भी नदियां हैं, मेजर रिवर्स, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं. चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, महानदी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, सब की सब बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं. जबकि वेस्टर्न पार्ट उठा हुआ है. तो जब कोई उठा हुआ चीज़ है, आप पानी को टेबल पर रखो और टेबल को एक साइड उठा दो, तो उस पानी जो है वो अपना रास्ता बना लेगा स्लोप की तरफ, अपने आप ऑटोमेटिकली स्लोप की तरफ बहेगा. तो जब रिवर्स स्लोप की तरफ बहती हैं तो बहुत तेज़ी से बहती हैं, और जब वो बहुत तेज़ी से बहती हैं तो वो अपने रास्ते में आने वाले लैंड मास को काटती हुई जाती हैं. तो ये जो लैंड मास है ये काटता हुआ चला जाता है, और इस तरीके से पानी का फॉर्मेशन होता है. पानी जो है चिड़िया के पंजे की तरह से दिखाई देता है, और इसीलिए इसे बर्ड फूट डेल्टा कहा जाता है. बर्ड फूट डेल्टा. दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है. सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है. जितनी भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो सब की सब डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जितनी भी रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती. डेल्टा जो होता है उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया होता है, जबकि एस्चुरी का एरिया बहुत ही स्लो होता है. अ रिवर मूव्स मोर स्लोली एज इट नियर्स इट्स माउथ और एंड. This causes sediment, solid material carried downstream by currents to fall to the river bottom. जब भी रिवर डेल्टा के एंड पर आकर के मिलती हैं तो इनकी जो स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन होता है माउंटेन्स के लाए हुए इरोडेड मटेरियल का, तो इस डिपॉजिट्स की वजह से ये स्लो हो जाती है. एस्चुरी,
अब इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट ये है, यहां पर जितनी नदियां गिरती हैं ये सब डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। यहां पर जितनी नदियां गिरती हैं ये सब एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये झुका हुआ है, स्लोप है, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट जो है ये उठा हुआ है, और उठा हुआ होता है तो रिवर को यहाँ पर जाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऊपर उठने में, और इसीलिए बहुत धीरे 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 ये नदियाँ वेस्टर्न कोस्ट में गिरती हैं। और जब ये धीरे धीरे गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी, इस तरीके से गहरी वी शेप्ड वैली बनाती हैं। इन वी शेप्ड वैली को रिफ्ट वैली कहा जाता है या फिर एस्चुरी कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है या फिर वी शेप्ड वैली कहा जाता है। तो ये एस्चुरी या रिफ्ट वैली या वी शेप्ड वैली हमारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर बनती हैं। तो जितनी भी नदियां वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सारी की सारी नदियां रिफ्ट वैली बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं या वी शेप्ड वैली बनाती। एन एस्चुरी इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी where fresh water from rivers and streams mixes with salt water from the ocean. Estuaries and their surrounding lands are places of transition from the land to sea. तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेश वाटर है, ये ओशन से मिलने आ रहा है, तो यहाँ पर ये एस्चुरी का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। तो देखिए ओशन करेंट्स, जैसे विंड करेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, वैसे ही ओशन करेंट्स भी होती हैं, लेकिन अंतर यह है कि ओशन करेंट्स ओशन में ही चलती हैं, लैंड पर नहीं चलती। और ये जो ओशन करेंट्स हैं, ओशन करेंट्स आर कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्रिवन बाय ग्रेविटी, कोरियोलिस इफेक्ट एंड वाटर डेंसिटी। तो ओशन करेंट्स जो हैं ये हमेशा चलती रहती हैं, प्रेडिक्टेबल होती है और डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इनका, और ये सी वाटर की वजह से ही बनती हैं। कोरियोलिस इफेक्ट और अर्थ की ग्रेविटी का इन पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये वाटर डेंसिटी का भी इन पर इफेक्ट पड़ता है। ओशन वाटर मूव्स इनटू टू डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ओशन वाटर जो है ये दो टाइप से मूव करता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब ऊपर उठता है, जैसे सुनामी में लहरें ऊपर उठती हैं तो ये वर्टिकल मोशन है, ओशन ऐसे बहती है तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। आर रेफर्ड टू एज करेंट्स व्हाइल वर्टिकल चेंजेस आर कॉल्ड अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। तो वर्टिकल मोशन को अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कहा जाता है। अब यहां पर देखिए ये इक्वेटर है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इक्वेटर है, और हम लोगों ने कहा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच टॉरिड जोन होती है, और टॉरिड जोन होने की वजह से बहुत गर्म एरिया होता है तो लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होती है। तो लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होने की वजह से यहाँ पर हमेशा बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं ये वार्म ओशन करंट है, और जो आप ब्लू लाइंस देख पा रहे हैं ये कोल्ड ओशन करंट है। गर्म और ठंडी ये दो प्रकार की ओशन करंट्स होती हैं। कोल्ड ओशन करंट्स हमेशा पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आती हैं, जबकि वार्म ओशन करंट्स हमेशा इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ जाती हैं, इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ जाती हैं। अब ये मार्ग अपने पाथ में डेविएट हो जाती हैं, सर्कुलर मोशन में करने लग जाती हैं। उसके पीछे रीज़न है कोरियोलिस इफेक्ट, वाटर डेंसिटी और एटमॉस्फेयर, बहुत सारे और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये सीधे सीधे मोशन नहीं करती, टर्न हो जाती हैं। लेकिन ये इक्वेटर से पोलर रीजन पर वार्म ओशन करंट जाती है, पोलर से इक्वेटर पर कोल्ड ओशन करंट आती है। वार्म ओशन करंट हमेशा इक्वेटर पर बनती हैं, कोल्ड ओशन करंट हमेशा पोलर रीजन में बनती हैं। Which are the factors that influences ocean current? Ocean currents are influenced by two types of forces,
नेमली प्राइमरी फोर्सेज एंड सेकेंडरी फोर्सेज। तो प्राइमरी फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज हैं? हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। तो ये प्राइमरी फोर्सेज हैं। मतलब जब हीटिंग होगी सोलर एनर्जी की वजह से, तो हीट होने की वजह से जो ओशन की सरफेस है गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होने से लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। नीचे का पानी जो है ये ठंडा है, तो नीचे से पानी ऊपर की ओर आएगा, इसे अपवेलिंग ऑफ वाटर कहेंगे। और ये ऊपर का पानी फिर नीचे जाएगा, इसे डाउन वेलिंग कहेंगे। विंड की वजह से जो सरफेस एरिया में विंड चलती है, इस विंड की वजह से भी ये पानी को बहा के अपने साथ ले जाती है। ग्रेविटी की वजह से इक्वेटर रीजन में जो ग्रेविटी है ये पोलर रीजन से थोड़ा डिफरेंट होती है, अलग होती है। पोलर रीजन पर ग्रेविटी कम होती है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है। कोरियोलिस फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये फोर्स जो है क्लॉकवाइज होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसकी वजह से भी ये ओशन करेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये प्राइमरी फोर्सेस हैं। सेकेंडरी फोर्सेस, डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी। अब कहीं कहीं पर वाटर डेंसिटी, वाटर सलाइनिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर बहुत कम होती है। तो इस डिफरेंस की वजह से भी ओशन करंट हायर सलाइनिटी से लोअर सलाइनिटी की तरफ चलती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर की वजह से भी ये ओशन करंट्स वहीं पर चलती हैं। टाइप्स ऑफ ओशन करंट, द करंट ओशन करंट्स में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डेप्थ, सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। तो सरफेस करंट तो हमेशा ऊपर सरफेस पर ही बनती हैं, हवा की वजह से फॉर्म होती हैं। लेकिन जो डीप वाटर करंट्स हैं ये टेम्परेचर और सलाइनिटी इन दोनों की वजह से बनती है। जैसे डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर एंड सलाइनिटी। सलाइनिटी को हेलाइन कहा जाता है, हेलाइन सलाइनिटी को। ऑल्सो कॉज ओशन करेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से डीप ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो डीप ओशन करेंट्स होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, सरफेस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर एरिया, तो ये हाई टू लो मोशन करने लग जाती हैं। इन्हें थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। ओशन करेंट्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट, ये दो टाइप की टेम्परेचर के बेस पर करंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जो कोल्ड करंट्स होती हैं ये हमेशा पोलर रीजन में फॉर्म होती हैं, क्योंकि पोलर रीजन हमेशा ठंडे रहते हैं, और ये पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। जबकि जो वार्म ओशन करंट्स हैं ये इक्वेटर पर फॉर्म होती हैं और पोलर रीजन की तरफ चलती हैं। तो ये हमेशा दो टाइप की होती हैं, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। अब जैसे कोल्ड ओशन करंट है लैब्राडोर, लैब्राडोर का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोल्ड ओशन करंट है। और वार्म ओशन करंट है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर आकर के मिलती हैं, यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आकर के मिलती है, तो इनका एवरेज टेम्परेचर फॉर्म होता है 10 + 40 डिवाइडेड बाय 2 = 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहाँ पर बन जाता है। तो वो 25 डिग्री की सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वो ओशन वाटर वहाँ आ जाता है, और 25 डिग्री रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गीज डेवलप होते हैं, और उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एल्गीज को खाने के लिए पूरे अटलांटिक ओशन से फिशेस वहाँ आती हैं, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा फिश प्रोडक्शन एरिया वो बन जाता है। तो ये फिश प्रोडक्शन एरिया को बनाने के लिए भी ओशन करंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा जानती हैं। ऐसे ही कुरोशियो और ओयाशियो हैं, कुरोशियो एंड ओयाशियो। ओयाशियो जो है ये कोल्ड वाटर करंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कुरोशियो ये वार्म वाटर करंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जापान के ईस्टर्न कोस्ट पर
पैसिफिक ओशन में ये भी आकर के मिलती हैं और वहाँ पर भी फिश प्रोडक्शन एरिया दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट फिश प्रोडक्शन एरिया फॉर्म करती हैं। तो ये देखिए कोल्ड ओशन करंट्स के एग्जाम्पल हैं, इनका नाम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक कोड है अ कोल्ड बॉय ऑफ हम्बोल्ट, अ कोल्ड बॉय ऑफ हम्बोल्ट। तो इसमें देखिए ए से एंटार्कटिक करंट, सी से कैनरी करंट्स, ओ से ओखोटस करंट, एल डी से लेब्राडोर करंट, बी से बेंगुएला, ओ से ओयाशियो, एफ से फॉकलैंड करंट और हम्बोल्ट, ये सब कोल्ड ओशन करंट हैं। तो इस कोड से आप ये कोल्ड ओशन करंट याद कर सकते हैं। एंटार्कटिक, कैनरी, ओखोटस, लेब्राडोर, बेंगुएला, ओयाशियो, फॉकलैंड करंट, हम्बोल्ट करंट, ये सब कोल्ड ओशन करंट है। जबकि वार्म ओशन करंट जो है ये इस टाइप की पूछा जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी कोल्ड है या कौन सी वार्म है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो, पैसिफिक करंट, अलास्कन करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, आर्मिंगर, ब्राजीलियन, मोजाम्बिक, ये सब वार्म ओशन करंट है। तो वार्म ओशन करंट थोड़ी इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से ज़्यादा होती हैं, कोल्ड करंट कम होती हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया टोपोग्राफिकल फीचर्स का और इसके अलावा ओशन करंट्स के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।